और इस वक्त की अहम खबर से शुरुआत करेंगे जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने एक साल कबल 3 हिंदुस्तानियों को यरगमाल बनाया था और अपने 11 साथियों की रिहाई के बदले 3 हिंदुस्तानी शहरियों को रिहा किया। तो अफगानिस्तान से अहम खबर जराए के हवाले से ये अहम खबर है। 3 हिंदुस्तानी शहरियों को रिहा किया गया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान से बड़ी खबर, तालिबान ने एक साल पहले 3 हिंदुस्तानियों को यरगमाल बनाया था और अपने 11 साथियों की रिहाई के बदले 3 हिंदुस्तानी शहरियों को रिहा किया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, आपसे तफसीलात चाहेंगे इस अहम खबर पर। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो कंफर्मेशन आ रही है अफगानिस्तान से, उसमें एक बताया जा रहा है कि 3 भारतीय इंजीनियर्स को रिहा किया गया है अफगानिस्तान में। आपको याद दिलाएं कि पिछले साल मई के महीने में तालिबान ने बागलान प्रोविंस से 7 भारतीयों को अगवा किया था। 7 भारतीयों में से एक की रिहाई इस साल मार्च में हुई और अब खबर आ रही है कि 3 और भारतीयों की रिहाई अब हो गई है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को भारत ने देखा है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारत जो है वो अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में बने हुए हैं किसी भी ताजा अपडेट के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो रिहाई हुई है वो तब हुई है कि जब अफगानिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं अमेरिका के, जालमे खलीलजाद, उनकी मुलाकात तालिबान से हुई है पाकिस्तान में। और वहां पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अमेरिकन साइड से कहा गया कि जो फॉरेन नेशनल्स अगवा किए गए हैं तालिबान द्वारा, उनको रिहा किया जाना चाहिए। और 5 फॉरेनर्स की बात की गई थी, जिसमें 3 भारतीय शामिल है, एक ऑस्ट्रेलियन और एक अमेरिकन शामिल है। तो उसको मानते हुए माना जा रहा है कि तालिबान ने रिहाई कर दी है। लेकिन अभी ये लोग कहाँ हैं और कब हैंडओवर किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके अलावा एक इनपुट ये भी है कि जो और 3 भारतीय हैं, क्योंकि 3 को रिहा किया है, उससे पहले 1 को रिहा किया गया था, कुल 7 को अगवा किया गया था। तो जो बाकी के 3 भारतीय हैं उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उनको रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो किस हाल में है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक अहम खबर और इस पर तफसीलात दे रहे थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू कि तालिबान ने एक साल कबल जो 7 हिंदुस्तानियों को यरगमाल बनाया था, तो 3 हिंदुस्तानी शहरियों को रिहा किया गया है। गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी के कवायद बदले गए हैं। बैरून मुल्क सफर के दौरान भी एसपीजी रहेगी। पहले एसपीजी बैरून मुल्क सफर के दौरान एयरपोर्ट तक रहती थी और अब निजी दौरे पर भी बैरून मुल्क जाने पर एसपीजी साथ रहेगी। कांग्रेस ने एसपीजी के नए कवायद पर एतराज जताया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के आरे कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी गुजारों को उबूरी राहत मिली है। अब 21 अक्टूबर तक आरे में दरख्तों की कटाई नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि बीएमसी ने आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी, जबकि आरे कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे गांव हैं। 8000 आदिवासी इस जंगल में रहते हैं। इस वक्त आरे कॉलोनी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आरे कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्ते बंद हैं और दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है। हो गई है, उसके बाद से एक अहम आदेश ये जारी किया है कि उस आदेश पर यथास्थिति कायम रखने का ऑर्डर कर दिया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की अगले सुनवाई तक जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता है उस साइट पर कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट विनीत हैं, ये भी याचिकाकर्ता थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम इनसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक आदेश दिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब और फर्दर ट्री नहीं काटे जाएंगे। इसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं?
द ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेटस को मेंटेन होगा, तो स्टेटस को सिर्फ पेड़ काटने का स्टेटस को नहीं है, एनीथिंग विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देयर। जो जैसी चीज थी वो वैसे ही रहेगी, स्टेटस को रहेगा। और उसमें लर्नेड अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट भी ली गई है कि वो फर्दर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पहले इको जोन नहीं था, नो सेंसिटिव जोन था, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं था, ये तमाम दलीलें दी जाने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा कि आप भाई हमें नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाइए, तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास उस समय नोटिफिकेशन की कॉपी मौजूद नहीं थी। जी, उनके पास नहीं थी, तो वो डेट मांग रहे थे और रादर कह रहे थे कि हमारे पास पेपर बुक भी पूरा नहीं है, तो इसलिए उन्हें नेक्स्ट डेट दी गई है। रादर हम सब भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करेंगे, तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ना एक पेड़ कटेगा ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होगी। तो क्या माना जाए, एक बड़ी राहत मानी जाए? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ये है कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगा है, कंस्ट्रक्शंस पर रोक नहीं लगा है। नहीं, स्टेटस को मतलब सर स्टेटस को यानी नथिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड, नथिंग विल बी कट। और राहत इसलिए कि बीइंग अ मुंबईकर, मैं मुंबई से हूँ, पेड़ कटेंगे तो लोगों की सेहत पे फर्क पड़ेगा। एट दी एंड मेट्रो क्यों बनाया जा रहा है? फॉर द डेवलपमेंट। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट किसकी करेंगे? एट दी एंड लोगों की हेल्थ, पब्लिक परसेप्शन, सब चीजें देखा जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें कंसिडर की हैं। लर्नेड अटॉर्नी जनरल कहना चाह रहे थे, बट उनको साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि स्टेटस को मेंटेन होगा टिल नेक्स्ट डेट। सुप्रीम कोर्ट अब ये एग्जामिन करेगा आने वाले दिनों में कि जो बीएमसी का ऑर्डर था डेवलपमेंट को लेकर, क्या वो सही है? जो पेड़ों की कटाई की जा रही थी वो क्या नियमों के मुताबिक की जा रही थी या कुछ और? ये तमाम दलीलें फिलहाल अब आने वाली डेट पे यानी कि 21 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा तब तय करेगा। अयोध्या तनाजे पर पुजारी परमहंस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अब अयोध्या तनाजा खत्म हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अब लगातार चर्चाओं का बाजार तेज है। सीएम के कल इस बयान के बाद की जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। उसके बाद डिप्टी सीएम और फिर साध्वी रितंबरा ने कहा कि अब वक्त आ चुका है राम मंदिर निर्माण का। आचार्य सत्येंद्रनाथ ने भी कहा कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। एक ऐसे संत जो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, तपस्वी छावनी के परमहंस जी, जो इस वक्त आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? अब 17 अक्टूबर की तारीख भी नजदीक है और आप अनशन पर भी हैं। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से इस बार जो है हम लोगों को लग रहा है कि ये लंबे काल से जो विवाद चला रहा था वो विवाद खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से रामलला को न्याय मिलेगा। और एक अभी जो है एक निजी चैनल के एक मुझे हेस्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक वीडियो मिली है जिसमें साफ रूप से इकबाल अंसारी और हाजी महबूब कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद भी हाजी महबूब कह रहे हैं कि मेरे जीते जी वहां एक ईंट कोई नहीं रख सकता है, इसीलिए मैं यहां आमरण अनशन पर बैठ गया हूं। हमने कहा कि इनको FIR कराने के लिए गए तो मुझे 1 महीने से झुलाया जा रहा है, तो हमने कहा जब तक FIR नहीं होगी तब तक मैं बैठूंगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत को चैलेंज करना इसका मतलब है कि आप एक तरफ से वहां जो है तो आपके वहां अधिवक्ता वहां दलील पेश कर, मंदिर बनकर रहेगा आपको लगता है? बिल्कुल, अब इसमें कोई भी वो कोर कसर नहीं है। राम मंदिर के लिए सारे रास्ता साफ हो गए हैं और जो लोग एक जो है तो जो एक आक्रांता के नाम पर लड़ रहे थे उनकी नीयत भी सामने आ चुकी है। तो निश्चित रूप से अब रामलला की विजय हुई है, भारतीय संस्कृति की जो है पुनः प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की विजय हुई है, भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा होगी। और मंदिर को लेकर अपशब्द कहने पर ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि जब तक FIR नहीं दर्ज होगा तब तक हमारा अनशन यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल अयोध्या के संतों को इस बात की जरूर खुशी है कि अब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने वाला है। उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बीजेपी और JDU में कोई तनाज़ा नहीं है। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, जिस तरह से गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा पंडालों में जो भक्त नहीं पहुंच रहे हैं या दुर्गा पूजा मनाने में उनको जो व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी JDU दोनों की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में सब कुछ ठीक है। हमारा ध्येय है बिहार के लोगों की सेवा, और जो विपत्ति आई पानी की वजह से, बारिश की वजह से, पुनपुन का जल स्तर ऊंचा हो गया, उस वजह से इसका हम मिलकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी और JDU में कोई विवाद नहीं है, हम इकट्ठे एकजुट होकर बिहार की सेवा में लगे हैं। लेकिन JDU के प्रधान महासचिव KC त्यागी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष से ज़्यादा आक्रामक, तेजस्वी से ज़्यादा आक्रामक तो गिरिराज सिंह हो रहे हैं, उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से उन पर रोक लगानी चाहिए, उनकी बयानबाजी पर।
नहीं, कोई भी बयान, किसी भी दल के नेता का बयान, बयान पर बयान सही नहीं है गठबंधन के लिए। ये बयान पे बयान जो हो रहा है ना, ये इसका नुकसान होता है। हम सब का ध्येय है बिहार का विकास और उस पर ध्यान देना चाहिए। बयान की जगह जो विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए, सारे राजनीतिक दल को उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन वैभव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। वादी में आज भी हालात में कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही। ताहम मामूल के मुताबिक सुबह के औकात में दुकानें खुलती हैं, ताहम दिन भर फिर ये दुकानें बंद रहती हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी सड़कों से गायब है। वादी में अगरचे तालीमी इदारे खुले हैं, मगर स्कूलों में तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। वहीं टेली मवासलात निजाम के ठप रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। चल रहे हालातों के बीच आज भी माहौल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि सुबह के टाइम पे दुकानें तो ज़रूर खुली थी, लेकिन 9 बजे के बाद दुकानें बंद होना शुरू हो गई और दोपहर के बाद पूरा मार्केट वो है बंद हो गया। और वहीं लेकिन अगर हम बात करें तो सड़कों पे निजी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है और वहीं ऑटो रिक्शाज भी देखे जा सकते हैं और ज़्यादातर लोग जो साइकिल या टू व्हीलर्स है उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो मवासलाती निज़ाम है, मवासलाती निज़ाम भी अभी मुतासिर है और यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि जो मोबाइल टेलीफोनी है शुरू होने के तो इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो कब मुमकिन हो पाएगा, लेकिन वो उस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है। वहीं अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे अभी वक्त लग सकता है, ये सरकार का कहना है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि उन इंटरनेट न होने की वजह से उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। और वही जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी को भी इंटरनेट ना होने की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और वही इनका कहना है कि अगर मोबाइल इंटरनेट शुरू नहीं किया जा सकता है, ताहम अगर ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू किया जाता उससे किसी हद तक यहाँ पे राहत मिल सकती और जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो पाती। कैमरामैन अयूब के साथ सलाम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात का बिगुल बज गया है। बीजेपी ने कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वो इन इंतखाबात में कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन दीगर मेन स्ट्रीम जमातों के लीडरान इन इंतखाबात को बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रहे हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के ऐलान के बाद बीजेपी की नजरें इन इंतखाबात पर मरकूज हो गई है। बीजेपी ने कश्मीर में इन इंतखाबात के लिए मंसूबाबंद मुहिम को तेज कर दिया है। पार्टी लीडरान का दावा है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी पार्टी बीडीसी इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ पंचायती नुमाइंदों के साथ अपनी राब्ता मुहिम में सूरत ले आए हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने यूएलबीज में कमेटियां बनाई है, इस तरह हमारे बीडीसी के चेयरमैन भी बनेंगे ताकि इलाके में फार फ्लंग एरियाज़ में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो और यहाँ विकास हो। यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी उन्होंने अपने एमएलए बनाने थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर बनाने थे, उन्होंने अपने घर बनाने थे। भारतीय जनता पार्टी का अहम मिशन ये है कि गांव तरक्की करना चाहिए। इसीलिए हमने यूएलबी के इलेक्शन किए, पंचायत के इलेक्शन किए। आपने देखा होगा उन्होंने बाइकआउट उस पर किया था ताकि हमारे एमएलए जीत जाएं। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे 1200 पंच इस साउथ कश्मीर में हैं और 250 सरपंच हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर मेन स्ट्रीम लीडरान बीडीसी इंतखाबात को भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सियासी दाव करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर के मौजूदा हालात में ये इंतखाबात जमहूरी अख्तार के मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि लगभग सभी सियासी जमातों के लीडरान 2 माह से नजरबंद हैं। ऐसे में मैदान को खुला देख बीजेपी मौके का फायदा उठाने के फिराक में है। इंतखाबी मौसम की हसासियत को भांपते हुए बीजेपी लीडरान सुर बदलते नजर आ रहे हैं।
यहाँ सारी लीडरशिप पॉलिटिकल मतलब स्ट्रक्चर सारा बंद है, सारे लीडर जेलों में ना पड़े हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इस हद तक भी कहा जा रहा है कि शेख खुदा 12 साल बंद रहा, अब ये दो महीने रहे तो कौन सी बुरी बात है। ये मतलब अजीब सूरत हाल बना दी है और इट इज़ टोटल अनडेमोक्रेटिक। मतलब चुनाच लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें है नहीं, सारी लीडरशिप बंद है। और ये ठीक बात मतलब कही जा रही है कि यहाँ वर्चुअली बीजेपी मतलब अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट करना चाहती है। तब ये तमाशा है, ये तो इलेक्शन बिल्कुल है ही नहीं। कोई कह रहा है कि हालात ठीक है मगर कोई बोल नहीं सकता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है। कुछ लोग बंद है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हालातों की वजह से वो जेलों में नहीं है, बड़े अच्छे गेस्ट हाउस में बैठे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ के लीडरों को जो है रिहा करे और वो भी इस BDC चुनाव में अपना हिस्सा लें। चंद रोज कबल जम्मू में कुछ लीडरान की रिहाई से BDC इंतखाबात दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गए हैं। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि सरकार को इसी तर्ज पर कश्मीर के लीडरान की रिहाई को भी मुमकिन बनाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं। लेकिन इस वक्त का जो माहौल है कि आपने मैक्सिमम जो इस खित्ते के लीडर्स हैं, जो रीजनल लीडर्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर के निर्माण में, वो सब आपने हाउस अरेस्ट किए हुए हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल एंड पॉसिबल कि जब तक वो लोग सब बाहर नहीं आएंगे और खुल के उनकी पार्टीज के जो वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट ना करें BDC इलेक्शंस में, मुझे लगता नहीं इसका मकसद जो है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि फिर आप एक सिंगल पार्टी और सिंगल इलेक्शन करवाने के चक्कर में दैट इज़ लाइक ए डिक्टोरल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, जो मैं समझता हूँ जमहूरियत में के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। वाज़ेह है कि वादी के 168 समेत जम्मू और कश्मीर में 316 ब्लॉकों में ये इंतखाबात 24 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। कश्मीर के 7 ब्लॉकों में पंचायती इंतखाबात न होने की वजह से यहाँ इंतखाबात नहीं होंगे। देखना ये होगा कि पार्टी बुनियादों पर होने वाले इन इंतखाबात में दीगर जमातें किस तरह बीजेपी का मुकाबला करती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। कानपुर में दशहरे के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है, जहां रामलीला की शुरुआत शहनाई से होती है और ये शहनाई एक मुस्लिम खानदान के जरिए बजाई जाती है। सिकंदर खान शहनाई बजाते हैं और उनकी शहनाई के बाद से ही रामलीला तकरीबात का आगाज होता है। इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके विषय में कोई निश्चित नहीं है। बहुत प्राचीन इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर सदैव जिस प्रकार से अयोध्या में राम जी को माना और पूजा जाता है, उससे कहीं कम नहीं यहाँ पे लोग भक्त रामलला मंदिर को मानते हैं। ये मंदिर 150 साल से लेकर के 200 साल के बीच का है, पुराना है। और इस मंदिर में रानी साहब ने रामलला भगवान को गोद रूप में लिया है, बाल स्वरूप में लिया है। तो यहाँ पर जितने भी बाल उत्सव होते हैं, जन्म से लेकर छठी से लेकर के, वो सारे यहाँ पर मनाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को लला रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम रामलला है। सहनाई, जब रामलीला प्रोग्राम जन्म में सहनाई का आयोजन, सहनाई से ही राम जी का ये स्वागत करते हैं। और आज से नहीं, ये करीब 150 वर्षों से, इनके पूर्वजों से ये लगे हुए हैं। आज भी इनकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो लगी हुई है और हर आयोजन में ये दिल से पूरा सहयोग करते हैं। हमारे दादा लोग बजाते थे, हम मौला खां थे, हमारे बाबा थे रमजानी खां, उसके बाद हमारे पिताजी हैं छिद्दन खां, हमारा है सिकंदर खां, हमारा लड़का वही काम कर रहा है, सहनाई बजाता है सानू। इसमें एकता तो मिसाल है ही भैया जी, इसमें एकता ही की सुर निकलते हैं, एकता ही की मिसाल है। ये संगीत ऐसा है कि ये एकता ही की मिसाल देते हैं ये सब, और शुद्ध संगीत है ये, इसका कोई जोड़ नहीं है इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में नहीं। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की
एशिया पैसिफिक ग्रुप ने म्यूचुअल यूलिएशन रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुनासिब कदम नहीं उठाए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 26/11 दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से UNSCR ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम उठाने को कहा था, पाकिस्तान उस पर सही नहीं उतरा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हाफिज सईद और लश्कर जमात-उद-दावा FIF से ताल्लुक रखने वाले दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट के जरिए एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को हिदायत दी कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे कई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। शुमाली शाम के हवाले से व्हाइट हाउस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिकी फौज इस इलाके में कोई भी कार्रवाई अंजाम नहीं देगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि शुमाली शाम के इलाके में इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दों के खिलाफ तुर्की जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगा। व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि शुमाली शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में अमेरिकी फौज साथ नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज इस इलाके में अब नहीं रहेगी, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि अमेरिकी फौज इस इलाके से कब निकलेगी। उधर शाम की कुर्द फौज ने अंदेशा जाहिर किया कि तुर्की की फौज के आने से इलाके में इस्लामिक स्टेट दोबारा सरगर्म हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।